प्यारे बच्चों, हम आपको यानी किसके बारे में, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको यानी वंशों के बारे में बता रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, यदि मैं वंशों की बात करूं तो वंशों के बारे में आपको कैसे रेडी करना है, क्या क्या बिंदु है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको इन बिंदुओं पर आज एक बिल्कुल सिंपल भाषा में फोकस करके चलना है। यदि मैं इन डायनेस्टी की बात करूं तो छात्रों, मैंने आपको बताया है कि 52 डायनेस्टी में आपको क्रम पता होना चाहिए। यदि आपको 52 डायनेस्टी का क्रम नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको प्रारंभ के 8 से 10 तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वह 8 से 10 डायनेस्टी से ही पूछा जाता है। जैसे बात करें तो बेटा बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद कौन सा बेटा, नंद वंश। यानी बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और बेटा यानी मौर्य वंश। ये बात क्लियर होगी। ये जो वंश रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको मगध साम्राज्य के नाम से, इनको किस नाम से जाना जाता बेटा, मगध साम्राज्य। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है या कौन सा वंश मगध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्यारे छात्रों, तो यहां से आप समझ गए होंगे, यानी बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। जैसे बेटा मौर्य वंश हुआ तो मौर्य वंश के बाद में क्या हुआ, यानी विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण प्रारंभ किया। किसने किया बेटा, यानी विदेशी शक्तियों ने। जब विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने भी अपनी डायनेस्टी भारत में इस्टेब्लिश की। तो इसके बाद में मौर्य के बाद में आया बेटा यानी शुगवंश, के बाद में आया कर्णव वंश, उसके बाद में आया, प्यारे बच्चों ये जो सुगवंश है और कर्णव वंश है, इस डायनेस्टी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। यूपीएससी ने यहां से 2 से 3 बार क्वेश्चंस पूछा है। इसके बाद में बेटा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद में प्यारे बच्चों यवन वंश। बात स्पष्ट हो गया। यानी बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, सुग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद में यवन वंश। हाल ही में प्यारे छात्रों, आपने लास्ट संडे जो टेस्ट सीरीज को दिया है उसमें भी यानी कहां से क्वेश्चंस पूछा गया था, यवन डायनेस्टी से क्वेश्चंस पूछा गया था। इसके बाद में शकवंश आया, इसके बाद क्या आया बेटा, यानी इसके बाद शक वंश आया, शक वंश के बाद में पहलव, पहलव वंश आया, पहलव वंश के बाद प्यारे बच्चों कुषाण वंश आया। ये बात आप सभी के स्पष्ट हो गई। तो आप पुनः देख लीजिए, यानी शक वंश, पहलव वंश, पहलव वंश के बाद में कुषाण वंश। क्या आया बेटा, कुषाण वंश के बाद बेटा यानी गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद में वर्धन वंश। तो एटलीस्ट मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां तक तो पता होना चाहिए, यानी यहां तक क्या पता होना चाहिए, इन डायनेस्टी का क्रम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी किसके बाद में आई है और कौन सी डायनेस्टी किससे पहले आई है। यदि आपको इन डायनेस्टी का क्रम सुव्यवस्थित ढंग से तैयार है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन जो है वह बिल्कुल पक्का हो गया है। क्लियर बेटा। तो ये जो डायनेस्टी है इस तरीके से भारत में 52 डायनेस्टी रही हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूं, ठीक। बृहद्रथ वंश,
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, कर्ण वंश, सातवान वंश, यवन वंश, शक वंश, पहलव वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश। उसके बाद पुष्यभूति के बाद आया पल्लव वंश, यानी पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, यादव वंश, होशाल वंश, गंग वंश, पाल वंश, सेन वंश, गुज्जर प्रत्यार वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश, सोलंकी वंश, संगम वंश, इसी के साथ गहड़वाल वंश। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हमारे उत्तर भारत अर्थात जम्मू कश्मीर के वंश हैं लाहौर वंश, कारकेट वंश, उत्पल वंश, हिंदू शाही वंश और कंदम वंश और काकतीय वंश। तो ये जो मैंने आपको डायनेस्टी बताई हैं, ये वो डायनेस्टी बताई हैं 52 डायनेस्टी में। 52 डायनेस्टी में मैंने आपको उन डायनेस्टियों का नाम बताया जो डायनेस्टी सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। क्लियर? और ये डायनेस्टी आपकी किताबों में स्पष्ट रूप से नहीं है। इन डायनेस्टियों को आपकी किताबों में मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत के वंश इस टाइप में दिया गया है। बच्चे जब मौर्योत्तर काल को पढ़ते हैं तो वहां बहुत सारी डायनेस्टी मिलती हैं, यानी 2 से अधिक जब डायनेस्टी मिलती है तो वे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो इसीलिए इन डायनेस्टी को मैंने यानी सुव्यवस्थित ढंग में आपको अच्छे से समझाया है। और ये सभी डायनेस्टी आपके अवश्य सुनी हुई होंगी और यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी सिविल सर्विस और ऑल स्टेट की जो सिविल सर्विस होती है उसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसी के साथ हम एक डायनेस्टी प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, यानी बहद्रत वंश। जिसका नाम क्या है? बहद्रत वंश। तो ये जो बहद्रत वंश है बेटा, मैं इस बहद्रत वंश की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस बहद्रत वंश का जो क्षेत्र है वह कहाँ था। मेरे प्यारे छात्रों, आपको इसके क्षेत्र की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। ये आपका साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत। क्या मैं बात करूं, यदि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है, यानी मैंने जो इस टाइप में खींचा है, आप ये मत सोचना कि सर इस टाइप में नहीं है। यदि बात करें बेटा, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको 23.30 अंश रेखा कहते हैं। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दिया गया है, अर्थात इसको हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जो बहद्रत डायनेस्टी है वह कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। तो बहद्रत डायनेस्टी कर्क रेखा के उत्तर में एक स्टेट पड़ता है बिहार। तो जो बहद्रत डायनेस्टी का केंद्र है बिहार है और बिहार में एक जगह है बेटा यानी राजगृह। बिहार में एक जगह है राजगृह, वो इसकी क्या हुआ करती थी? वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। क्लियर हो गया? तो आपने जाना है कि बहद्रत वंश ये कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में था। और कर्क रेखा के उत्तर में किस राज्य में था? तो बिहार में था। बिहार में इसका सेंटर क्या था? तो राजगृह था। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? आपको पता चला कि इसका सेंटर राजगृह था। मैं बात करूं बेटा बहद्रत की, इस वंश का यानी जो संस्थापक है, यानी इस वंश का जो फाउंडर है वो पता होना चाहिए। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो बहद्रत वंश का संस्थापक बहद्रत ही था। बहद्रत वंश का संस्थापक कौन था बेटा? बहद्रत था। और बहद्रत ने इस वंश की स्थापना यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास में की थी। मैं आप सभी को एक जानकारी और दे देता हूं इसी के साथ। बच्चे क्या करते हैं, सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट, ऑल स्टेट सिविल सर्विस एस्पिरेंट, जब वह क्लासेस लेते हैं या जब वह स्वयं अध्ययन करते हैं तो वह यानी ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। दूसरी बात बड़ी ये है कि ऑल जो वे स्टूडेंट्स होते हैं तो वे सभी बच्चे क्या करते हैं यानी एक डेट को, प्राचीन भारत के सन को याद करने में जुट जाते हैं, जबकि आपके
सिविल सर्विस और ऑल स्टेट की सिविल सर्विस जो है, यानी प्राचीन भारत के सनों की जो प्रासंगिकता है वह मुश्किल से 2 से 3% ही है। यानी यहाँ से सन नहीं पूछे जाते हैं। जो 1-2 फाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से सन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको मैं बताकर चलूँगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों यहाँ पर सन पे फोकस नहीं करना है, ना ही आपको ज़्यादा तैयार करना है। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। जो बेटा बहद्रत है, एक आपने महाजनपद सुना होगा। महाजनपद में एक चेदी महाजनपद था और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। तो चेदी राजवसु का यह बेटा था। तो बहद्रत कौन था प्यारे बच्चों? यानी यह चेदी राजवसु, यह चेदी राजवसु का पुत्र था। ये बात स्पष्ट हो गई। यह चेदी राजवसु का पुत्र था, लेकिन बहद्रत का बेटा कौन था? यदि बहद्रत के बेटे की बात करें तो इसके बेटे का नाम था प्यारे बच्चों जरासंध। बात स्पष्ट हो गई। इसके बेटे का नाम क्या था? यानी जरासंध था। और जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक। किसका प्रतापी शासक था बेटा? ये आपको पता होना चाहिए। यानी जो ये आपने एक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, आप कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? बहद्रत वंश। बहद्रत वंश का संस्थापक बहद्रत था। बहद्रत चेदी राजवसु का पुत्र था। जरासंध का जो बहद्रत है, इसका जो पुत्र था वो जरासंध था, और इस डायनेस्टी का सबसे प्रतापी शासक और महान शासक था। ये बात क्लियर होगी। लेकिन बेटे बच्चों, यदि मैं जरासंध की बात करूं तो जरासंध ने एक युद्ध, यानी एक युद्ध इसने लड़ा। इसने जो युद्ध लड़ा वो बहुत फेमस है। युद्ध लड़ा किसके साथ में? पांडव पुत्र भीम। पांडव पुत्र, आपने भीम का नाम सुना होगा। तो पांडव पुत्र भीम के साथ, पांडव पुत्र भीम के साथ में कौन सा युद्ध लड़ा? यानी मल्ल का युद्ध, यानी मल्ल युद्ध लड़ा। मल्ल का युद्ध या मल्ल युद्ध लड़ा। बात स्पष्ट होगी। तो प्यारे छात्रों, अब आपको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर यानी यूपीएससी कर क्या रहा है और ऑल स्टेट पीसीएस अपनी यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वहाँ पे बहुत टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है। यानी जैसे मल्ल युद्ध है, इस मल्ल युद्ध का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मल्ल युद्ध का अर्थ क्या होता है। मल्ल युद्ध का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे अखाड़ा होता है, अखाड़े में दो पहलवान क्या करते हैं, वह जाकर कुश्ती करते हैं, लात चलाते हैं, गुस्सा चलाते हैं और एक दूसरे को पटकनी देते हैं। तो सेम इसी प्रकार से पहले मल्लयुद्ध होता था। सेम इसी प्रकार से पहले मल्लयुद्ध होता था। यानी इस मल्लयुद्ध में शस्त्रों का यूज नहीं होता था, हथियारों का यूज नहीं होता था। बिना हथियारों के दो शासक या दो पहलवान एक मैदान में जाकर आपस में लड़ते थे, तो उसे मल्लयुद्ध कहा जाता था। तो किसने बेटे, यानी बहद्रत के बेटे जरासंध से, बहद्रत के बेटे जरासंध ने एक युद्ध लड़ा। कौन सा? यानी मल्ल का युद्ध। किसके? पांडव पुत्र भीम के साथ में। और जब ये युद्ध पांडव पुत्र भीम के साथ में लड़ा तो इसमें पांडव पुत्र भीम की क्या हो गई? विजय हो गई। पांडव पुत्र भीम की विजय हुई और यहाँ पर जो जरासंध है, इस जरासंध को पराजय का सामना करना पड़ा। जरासंध को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में आपको एक कहानी को और थोड़ा अच्छे से सुनना है। इस युद्ध में यानी पांडव पुत्र भीम का जो साथ दिया था, यानी यहाँ पर पांडव पुत्र भीम का जो साथ दिया वह किसने दिया? यानी कृष्ण जी। यहाँ पर कृष्ण जी या कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने क्या किया बेटा? पांडव पुत्र भीम का साथ दिया। पांडव पुत्र भीम का साथ कृष्ण जी ने क्यों दिया? जरासंध को क्यों मरवाया? उसके पीछे की थोड़ी कहानी है, उसको आप सुनिएगा। तो पांडव पुत्र भीम का कृष्ण ने साथ दिया, अर्थात भगवान कृष्ण ने अपनी
ऐसी रणनीति बनाई जिसके माध्यम से यानी पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को पराजित कर दिया। तो जरासंध को पराजय करना एक वहां का मुख्य कारण, मुख्य वजह हो रही थी, क्योंकि जरासंध ने यानी छोटे छोटे 100 शासकों को बंदी बना रखा था। किसने बेटा? जरासंध ने 200 छोटे छोटे शासकों को क्या बना रखा था? यानी बंदी बना रखा था। और जो युधिष्ठिर है, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? युधिष्ठिर। कौन बेटा? यानी युधिष्ठिर का राज सूर्य जो यज्ञ है वह पूर्ण कराना था। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं बात करूं, जरासंध ने यानी 100 शासकों को लगभग बंदी बनाया हुआ था। तो वहां जरासंध एक बहुत अपना क्या कर रहा था? विस्तार करता हुआ जा रहा था, जिससे छोटे छोटे लोग बड़े डरे हुए थे, बड़े सहमे हुए थे। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ था, तो युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ को भी पूरा कराना था। तो इन दोनों कार्यों के लिए जरासंध को हराना जरूरी था, क्योंकि जरासंध का अपना परचम आगे बढ़ रहा था और युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ पूरा कराना था हर हाल में कृष्ण जी को। तो इसीलिए कृष्ण जी ने, अर्थात भगवान कृष्ण ने, यानी पांडव पुत्र भीम का साथ दिया और पांडव पुत्र भीम ने जरासंध के साथ मल की फाइट की। और इस मल की फाइट में जरासंध को बीच में से क्या कर दिया? चीर दिया, अर्थात जरासंध को बीच में से फाड़ दिया और जरासंध इस युद्ध में यानी मारा गया। ये बात स्पष्ट हो गई। तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। यह चेदी राजवसु का बेटा था। बृहद्रथ का बेटा जरासंध था। यह बृहद्रथ वंश का प्रतापी शासक था और जरासंध ने पांडव पुत्र भीम के साथ मल का युद्ध लड़ा और पराजय का सामना उसे करना पड़ा। पांडव पुत्र भीम की इस युद्ध में सहायता श्री कृष्ण ने की थी। और यह युद्ध होने का कारण क्या था? यानी जरासंध ने लगभग 100 शासकों को बंदी बनाया हुआ था और युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ भी पूर्ण कराना था। और प्यारे बच्चों, जो बृहद्रथ है, इसकी डायनेस्टी आपको पता चल गया कि बृहद्रथ एक डायनेस्टी है। इसकी कैपिटल क्या है? यानी बृहद्रथ की कैपिटल है आपकी राजगृह, जो कि बिहार में पड़ती है। इतनी बात स्पष्ट हो गई बेटा? मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी के इतनी बात स्पष्ट हो गई है तो दो बातों पे और ध्यान दीजिएगा। यानी जो बृहद्रथ डायनेस्टी है, इसका अंतिम राजा कौन था? तो इसका अंतिम शासक, मैं अंतिम शासक की बात करूं, अंतिम शासक किसका बेटा? बृहद्रथ डायनेस्टी का जो अंतिम शासक है वह कौन था? रिपुंजय। अंतिम शासक इसका रिपुंजय था। और रिपुंजय को मारा किसने? रिपुंजय को मारा बेटा पुलिक ने। इतनी बात क्लियर होगी। और ये पुलिक जो था बेटा, यह कौन था? कौन था? आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बिंबिसार। बिंबिसार, ये जो पुलिक था बिंबिसार का सेनापति था। पुलिक बिंबिसार का सेनापति था। तो पुलिक ने, प्यारे बच्चों, पुलिक ने रिपुंजय को मारा और बृहद्रथ डायनेस्टी यहां से अपने अंतकाल की ओर समाप्त हो गई। और यह पुलिक कौन था? बिंबिसार का सेनापति था। तो फिर बिंबिसार ने अपने सेनापति की सहायता से एक नई डायनेस्टी का क्या किया? गठन किया। अर्थात ये बोल सकते हो एक नई डायनेस्टी बनाई। उसका नाम क्या रखा उसने? हर्यक वंश। तो यहां पर एक नई डायनेस्टी निकल कर आई बेटा। मैं उस डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, जो डायनेस्टी नई निकल कर आई। तो उस डायनेस्टी का नाम क्या है, एक बार आप जान लीजिए, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है। क्लियर बेटा? तो प्यारे छात्रों, तो आप सभी ने देखा कि बृहद्रथ वंश की ये कहानी है बच्चों। आपको ये कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बिंबिसार का सेनापति बृहद्रथ कौन था? पुलिक था।
तो ध्यान दीजिए बेटा, बिंबिसार का सेनापति पुलिक था, पुलिक ने रिपुंजय को मारा और ये जो है बृहद्रथ वंश इसका अंत हुआ और यहाँ पर एक नई डायनेस्टी का उदय हुआ। तो प्यारे छात्रों, अब ये जो बृहद्रथ डायनेस्टी है यह भारत की सबसे प्राचीन डायनेस्टी है, यह भारत की सबसे प्राचीन डायनेस्टी है। दूसरा, यह मगध साम्राज्य का पहला वंश है, यह मगध साम्राज्य का पहला वंश है और मगध साम्राज्य का पहला वंश की राजधानी क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? तो वो आपको पता होना चाहिए, राजगृह है। और जो राजगृह है ये आपको मैंने बताया है, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यानी ये पहाड़ी का सिंबल होता है बेटा, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतनी बात आप सभी के क्लियर हो गई है? तो आप मुझे बताइए, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चंस पूछा है प्यारे बच्चों कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध से पहले मैं बात कर रहा हूं कि बुद्ध से पहले मगध के शासक कौन थे? यदि बेटा मैं बुद्ध की बात करूं, ये क्वेश्चंस यानी यूपीएससी ने पूछा है, यानी बुद्ध से पूर्व मगध के शासक कौन थे और बुद्ध के बाद मगध के शासक कौन थे? तो बुद्ध से पूर्व जो मगध के शासक हैं वह बृहद्रथ को दर्शाया गया है और जरासंध को दर्शाया गया है। बृहद्रथ और जरासंध को बुद्ध से पूर्व 2 शासक बताया गया है। और इसके बाद में कौन कौन शासक बताए गए हैं? एक बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, शिशुनाग है। क्लियर हुआ? तो इसके बाद तो काफी शासक हैं, लेकिन आपको जो बुद्ध से पहले शासक बताए गए हैं वह यानी बुद्ध से पहले के कौन शासक हैं और बुद्ध से बाद के और बुद्ध के पहले के 2 शासक है, बृहद्रथ और जरासंध। और बाद में भी बताया बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, उदयन हो गए, नागदशक हो गए, शिशुनाग हो गए। क्लियर हो गया? कालाशोक हो गए। तो वो शासक बुद्ध के बाद के शासक हैं। इतनी बात आप सभी के स्पष्ट हो गई है? तो आप मुझे बताइए, यहां मुझे प्यारे छात्रों आपको 2 बातें बतानी है। उन 2 बातों में हम इस डायनेस्टी को फिनिश करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपने सुना है कि इसका अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय। इसका बृहद्रथ डायनेस्टी का अंतिम शासक रिपुंजय था। तो रिपुंजय के जो पिता हैं उसका नाम क्या था? यह एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था विश्वजीत। तो इनके पिताजी का नाम विश्वजीत था और अंतिम शासक रिपुंजय को दर्शाया गया। क्या रिपुंजय से पहले कोई शासक नहीं थे? बिल्कुल थे। रिपुंजय से पहले 5-7 शासक और निकल कर आए हैं। यदि एग्जिट बात करूं तो इसी डायनेस्टी में रिपुंजय से पहले 7 शासक और आए हैं, परंतु उन शासक के बारे में किसी भी पुस्तक में कोई स्पष्ट और लिखित जानकारी नहीं है और यानी 100% में कोई सही जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो बृहद्रथ डायनेस्टी है उसके उन शासकों को आपको नहीं बताया जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट नहीं करती हैं। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ें एक बार। यहां मैं आपको, यदि प्यारे छात्रों आपके देखो ये जो की पॉइंट्स हैं आपके, यदि आप इन की पॉइंट्सों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो तो उत्तीर्ण हो जाएगी, उसके साथ यह आपकी मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाले हैं। जैसे आपने यहां देखा होगा एक मल्लयुद्ध होता है, मल्ल युद्ध। तो प्यारे छात्रों ये जो मल्लयुद्ध था, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्लयुद्ध कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों मल्लयुद्ध 4 प्रकार के होते हैं। मल्लयुद्ध कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हनुमंती होता है, एक जाम्बुवंती होता है। फर्स्ट कौन होता है बेटा? यानी हनुमंती, नेक्स्ट जामवंती, नेक्स्ट
तो हनुमंती होता है, जामवंती होता है, और बेटा 140 और जरासंधी और भीमसेनी। कौन सा बेटा? जरा संधि और भीमसेनी, यानी भीमसेनी। ये जो युद्ध हैं ये मल्लयुद्ध के प्रकार हैं। मल्लयुद्ध कितने प्रकार के होते हैं? तो मल्लयुद्ध 4 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 4 प्रकार के आप सभी को मल्लयुद्ध बताए गए हैं, इन मल्लयुद्ध में सबसे जो महत्वपूर्ण मल्लयुद्ध है, जो भारत के इतिहास में सर्वाधिक टाइम बार लड़ा गया है, आपको उसका अध्ययन होना चाहिए और उसके बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा मल्लयुद्ध कौन सा है जो सर्वाधिक बार लड़ा गया है? तो वह जरासंधि मल्लयुद्ध है। तो वह कौन सा बेटा जो सबसे ज्यादा बार लड़ा गया है, वह कौन सा मल्लयुद्ध है? यानी वह जरासंधि मल्लयुद्ध है। तो आप सभी को ये जो जरासंधि मल्लयुद्ध है इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने जो देखा है कि बृहद्रथ वंश के शासक जरासंध ने पांडव पुत्र भीम के साथ में जो मल्लयुद्ध लड़ा है, इस मल्लयुद्ध का नाम क्या है? इस मल्लयुद्ध का नाम है जरासंधि मल्लयुद्ध। क्लियर हुआ बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ यह काम नहीं चलेगा कि आपने ये तैयार कर लिया कि मल्लयुद्ध हो गया। आपको जो सूक्ष्म फाइट हैं या जो गौण फाइट हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जो इतिहास की मुख्य फाइटें हैं, जैसे कि आधुनिक से लेकर प्राचीन तक हम चलें तो वह यानी तराइन का प्रथम हो सकता है, तराइन का दूसरा हो सकता है, पानीपत का 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, बक्सर का युद्ध हो सकता है, प्लासी का हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के हो सकते हैं, बाबर हुमायूं अकबर के हो सकते हैं। क्लियर हो गया? खानवा की फाइट, चंदेरी की फाइट, घाघरा की फाइट। बेटा कितनी फाइटें गिनवाऊं? ऐसी तो सैकड़ों से ज्यादा फाइटें हैं जो मुख्य चर्चाओं का विषय रहती हैं और सभी शिक्षक कराते हैं। परंतु मैं पिछले 3 से 4 सालों के यूपी पीसीएस और यूपीएससी के पेपर का एनालिसिस सूक्ष्म करके आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर जो अब फाइटें पूछी जा रही हैं वो गौण फाइटें पूछी जा रही हैं। यानी आपकी जो इतिहास में बच्चे छोड़ते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, छोटा है, तो वहां से क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जैसे ये मल्लयुद्ध बताया, मल्लयुद्ध सभी लोग बताएंगे, परंतु मल्लयुद्ध के कितने प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार का मल्लयुद्ध जरासंध ने यानी पांडव पुत्र भीम के साथ में लड़ा था, तो वह मल्लयुद्ध था आपका जरासंधी मल्लयुद्ध। आगे बढ़े बेटा। यदि आगे बढ़ने की बात है तो इसके बाद आपको पता है कि बिंबिसार ने एक नए वंश की स्थापना करी, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? यानी जिसका नाम है आपका हर्यक वंश। क्लियर हो गया? जिसका नाम हर्यक वंश है। और यदि मैं हर्यक वंश की बात करूं तो इसको एक अन्य और नाम से जाना जाता है, इसको पितृहत्यक नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। मैं इससे पहले आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। यानी मगध जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये जो 5 वंश हैं, जब हम इन 5 वंशों के शासकों को और उनके द्वारा कराए गए कुछ मुख्य जो कार्य हैं और वहां की टर्मिनोलॉजी को जब हम समझ लेंगे तो उसके पश्चात हम यानी मगध साम्राज्य का भारत पर क्या सकारात्मक प्रभाव वर्तमान में देखा जा रहा है और क्या नकारात्मक परिणाम वर्तमान में देखा जा रहा है, और मगध साम्राज्य से भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व धार्मिक क्या क्या प्रभाव पड़े और उनका वर्तमान में क्या इम्पैक्ट है। तो ये जब हम इन 5 डायनेस्टियों का अध्ययन अच्छे से कर लेंगे, इनका सूक्ष्म विश्लेषण हम कर लेंगे, तो तब हम आपको बताएंगे कि मेंस की अप्रोच क्या है। हम शुरू में आपको मेंस की अप्रोच बताएं तो बेटा सीढ़ी दूसरी बाद में चढ़नी चाहिए, पहले कदम पहला होना चाहिए। तो
ये जो हर्यक वंश है, मैं इस हर्यक वंश की बात कर रहा हूं। इस हर्यक वंश को दूसरा नाम क्या कहा गया है, यानी पितृहत्यक वंश। इसे क्या कहते हैं बेटा, यानी पितृ हत्यक वंश। इसको जो पितृ हत्यक वंश कहा जा रहा है, आपको यही पता होना चाहिए सबसे पहले कि सर हर्यक वंश को हम पितृ हत्यक वंश क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसमें जो बेटा शासक हुए हैं, यदि मैं हर्यक वंश के शासक की बात करूं तो इसमें शासक टोटल यानी 11 हुए हैं। बट 11 शासकों में आपको 4 शासकों के बारे में अध्ययन करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 शासकों के बारे में अध्ययन करना जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो 4 शासक कौन कौन से हैं, यदि मैं बात करूं तो एक शासक है बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार कौन है, ये जो हर्यक वंश है इसके फाउंडर हैं। फिर इनके जो बेटे हैं, बिंबिसार के बेटे, उनका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु, क्लियर हो गया। सबसे पहले कौन है बेटा, बिंबिसार हैं, उसके बाद अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु के बाद शासक कौन आए हैं, उनका नाम है उदयन। आप इनको उदय भद्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कौन आए हैं, यानी इसके बाद जो शासक हैं इनकी एक लंबी सीरीज चलती रही है, परंतु हम उन शासकों की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यानी मल्टीपल्स टाइम पूछे गए हैं। तो अंतिम शासक को हम ले रहे हैं, उनका नाम है प्यारे बच्चों नाग दशक। ये कौन है, यह इसके अंतिम शासक हैं या अंतिम राजा हैं। यह इसके प्रथम शासक हैं और बेटा इसके यह संस्थापक भी हैं। और ये इस वंश के क्या हैं, प्रतापी शासक हैं। और बिंबिसार के बेटे कौन है बेटा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटे कौन हैं, यानी उदयन। उदयन के बेटे नागदशक नहीं है, बल्कि नागदशक से पहले यानी यहाँ पर कितने शासक, 7 शासक, क्योंकि ये कितने हो गए 4, इसमें 11 शासक हुए हैं, तो 7 शासक और आए हैं, परंतु उनसे ना आज तक कोई क्वेश्चंस पूछा गया है और ना ही उनसे ऐसी कोई संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा जाए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं बात कर रहा हूं कि एक शासक है बेटा कौन, बिंबिसार। एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा, कौन शासक है बेटा, यानी बिंबिसार। तो ये है। इसके बाद कौन है बेटा, अजातशत्रु। उसके बाद बेटा उदयन। और अंतिम शासक कौन है, नागदशक। और बिंबिसार के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए, ये चीजें स्पष्ट होगी जब आप इन 4 शासक को डिटेल में पढ़ेंगे और यहां से इनके कुछ कार्य पढ़ेंगे। क्लियर बेटा, तो ये आपको समझ आएगा कि ये कितने महत्वपूर्ण शासक भारत के इतिहास में हुए हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि बुद्ध के बाद मगध के शासक कौन थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, ये चारों ही वो शासक हैं जो बुद्ध के बाद में क्या थे, शासक बने हैं मगध के। इनके अलावा और भी हैं, बट बुद्ध से पहले के जो शासक हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि बुद्ध से पहले के कौन शासक हैं। तो 2 शासक हैं,
एक का नाम है बृहद्रथ और दूसरे का नाम है जरासंध। इतनी बात क्लियर हुई बेटा?